हिंदी साहित्य में आज सुनिए श्री संजीव जायसवाल संजय की लिखी हुई कहानी आज की सावित्री। साहित्यकार संजीव जायसवाल जी आधुनिक पाठकों और लेखकों के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्होंने किसी एक विधा से न बंधकर प्रौढ़ युवा साहित्य के साथ साथ बाल साहित्य, व्यंग्य और रोमांच आदि के क्षेत्र में समान रूप से लिखा है और लिख रहे हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। दीप्ति सोकर उठी तो पूरा बदन टूट रहा था। अलसाया मन चाह रहा था कि काश इस समय कोई चाय का एक प्याला थमा जाए, मगर शोरगुल से अभिशप्त महानगर के इस भयावह एकांत में दीप्ति की सुबह शाम को बांटने वाला कोई न था। नितांत भीड़ में भी वो बिल्कुल अकेली थी। सुबह का धुंधलका छटने लगा था। अलसाती हुई वो बिस्तर से उतरी और आगे बढ़कर कमरे की खिड़की खोल दी। हवा के झोंके चेहरे से टकराए तो कुछ राहत सी मिली। तभी दीप्ति की दृष्टि गेट के बाहर पड़ी एक गठरी पर पड़ी। उसे वो गठरी कुछ जानी पहचानी सी लगी। हल्के उजाले में उसने गौर से देखा, अरे ये तो उसकी ही साड़ी थी। लेकिन उसने ये साड़ी सावित्री को दे दी थी, फिर वो साड़ी यहाँ कैसे आ सकती है? दीप्ति पल भर के लिए झिझकी, फिर सोचा एक ही तरह की जाने कितनी साड़ियाँ संसार में होंगी। मुंह धोकर वो किचन में गई। एक प्याला चाय बनाकर ड्राइंग रूम में आ गई। एक घूंट पीने के बाद उसने प्याला मेज पर रख दिया। गर्म चाय से भाप उठ रही थी। उसके उस पार की चीज़ें कुछ धुंधली सी नजर आ रही थीं। उस दिन भी दीप्ति चाय से उठ रही भाप के उस पार देख रही थी जब अरुणेश ने घर आते हुए पूछा था, दीप्ति, क्या तुमने भी एलिफेंस्टेंस डिग्री कॉलेज में रीडर पद के लिए आवेदन भेजा है? हाँ, दीप्ति ने सिर हिलाया। फिर बोली, मैंने तो काफ़ी पहले ही तुम्हें बताया था कि वहाँ रीडर की वैकेंसी होने वाली है जिसके लिए मैं अप्लाई करूँगी। वो तो बहुत पहले की बात है। एप्लीकेशन भेजने से पहले तुम्हें कम से कम एक बार तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था, अरुणेश झल्लाते हुए बोला। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? दीप्ति ने अपनी पलकें उठाकर अरुणेश के चेहरे पर टिका दी। मैंने भी उसके लिए अप्लाई किया है, अरुणेश ने कसमसाते हुए बताया। तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा सिलेक्शन हो या मेरा, वो पोस्ट तो हमारे घर में ही रहेगी। दीप्ति खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे अरुणेश की परेशानी का कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अरुणेश बहुत कुछ सोच समझ कर आया था। चंद पलों तक दीप्ति के चेहरे की ओर देखता रहा, फिर आंखें चुराते हुए बोला, तुम अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो। क्यों? दीप्ति चिहुक उठी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ। पुरुषोचित अहंकार से अरुणेश का स्वर भरा हुआ था। तुम्हारे कहने का कोई कारण भी तो होगा, दीप्ति ने कहा। वो अपने सुने हुए पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कारण तो कई हैं। अरुणेश कुछ कहते कहते रुक गया। उसने एक बार फिर दीप्ति के चेहरे की ओर देखा और फिर बोला, फिलहाल एक कारण तो ये है कि सिलेक्शन तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा होगा। उसके बाद तुम्हें पराजय का दंश झेलना पड़ सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी एप्लीकेशन ही वापस ले लो। अरुणेश, तुम्हारे और मेरे बीच जय पराजय की बात कहाँ से आ गई? हम में से किसी एक की जीत दूसरे की भी जीत होगी। अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है तब भी मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी अपने सिलेक्शन पर होती, दीप्ति ने कहा। उसके स्वर में एक अजीब सा दर्द उभर आया था। दीप्ति, तुम समझने की कोशिश करो। अरुणेश का स्वर अचानक ही कड़ा हो गया। समझने की कोशिश तुम करो अरुणेश। इस तरह एप्लीकेशन वापस लेने से पलायन का दंश मुझे अंदर ही अंदर डसता रहेगा। कहते कहते दीप्ति का स्वर भर्रा उठा। पल भर रुकने के बाद वो अपनी दृष्टि अरुणेश के चेहरे पर गड़ाते हुए बोली, अगर आदेश देने के बजाय तुम प्यार से अपना अधिकार मांगते तो मैं तुम्हारे लिए अपने कदम अवश्य वापस खींच लेती। बस बस, त्याग और बलिदान दिखाकर महान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे इसलिए समझा रहा था, लेकिन तुम्हारा अभिमान आड़े आ रहा है तो जो मर्जी है वो करो। झल्लाते हुए अरुणेश कमरे से बाहर निकल गया। हतप्रभ सी रह गई थी दीप्ति। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस अरुणेश को उसने अपना सर्वस्व समझा था वो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। अरुणेश के साथ उसने प्रेम विवाह किया था। दोनों लखीमपुर के कॉलेज में भौतिक विज्ञान के लेक्चरर थे।
उसका एकेडमिक रिकॉर्ड हर तरह से अरुणेश से श्रेष्ठ था, लेकिन उसने कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं समझा था। वो उसके लिए हर त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार थी, किंतु जिस तरह का व्यवहार अरुणेश ने आज दिखलाया था वो दीप्ति के स्वाभिमान के विरुद्ध था। इन परिस्थितियों में एप्लीकेशन वापस लेना अपनी ही नज़रों में गिरने के समान था। दीप्ति का साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ। चयन समिति के हर प्रश्न का उत्तर उसने अत्यंत तार्किक ढंग और शुद्धता के साथ दिया था। समिति के सदस्यों की आंखों में उभर रहे प्रशंसा के भाव उसे आश्वस्त कर रहे थे कि चयन उसी का होगा। किंतु जब परिणाम घोषित हुआ तो दीप्ति एक बार फिर हतप्रभ रह गई। चयन अरुणेश का हुआ था, वो अरुणेश जो साक्षात्कार के दिन तेज बुखार में तप रहा था, वो अरुणेश जिससे उस दिन ना तो चला जा रहा था न बोला, वो अरुणेश जिसे वो खुद सहारा देकर साक्षात्कार दिलवाने ले गई थी। अरुणेश की अप्रत्याशित सफलता के रहस्य का रहस्योद्घाटन भी तत्काल ही हो गया था। उसी दिन पता लग गया था कि उसने चयन समिति के सदस्यों को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। अरुणेश, इतना बड़ा छल और इतना गहरा विश्वासघात क्यों किया तुमने ये सब? घर पहुंचते ही दीप्ति फट पड़ी थी। मुझे पता लग गया था कि समिति के सदस्य भ्रष्ट हैं। अगर मैं उन्हें पैसा ना खिलाता तो वे किसी और से पैसा खाकर उसका चयन कर देते, अरुणेश ने तपाक से कहा। उसके चेहरे पर पश्चाताप के कोई चिन्ह नहीं थे। झूठ बोल रहे हो तुम। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। अगर तुम ईमानदार होते तो पैसा देने से पहले कम से कम एक बार तो मुझे बता देते। ऐसा ना करके तुमने न केवल मेरा दिल तोड़ा है बल्कि मेरे विश्वास और मेरी आस्था को भी भंग किया है। तुम अब वो अरुणेश नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था। सब कुछ बदल गया है। कुछ नहीं बदला है। तुम्हारा अब भी मेरे और मेरे घर पर उतना ही अधिकार है जितना पहले था, अरुणेश ने कहा। मेरे घर? इसका मतलब क्या है? दीप्ति तड़प उठी, जैसे एक झटके में सर्वांग नष्ट हो गया हो, जैसे आसमान में उड़ान भर रही पतंग की डोर काट दी गई हो, जैसे शांत झील में भयंकर उल्कापात हो गया हो। अचंभित दीप्ति ने अरुणेश पर एक गहरी दृष्टि डाली, फिर अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोली, शायद मैं कोई किराएदार थी जो आज तक तुम्हारे घर में रह रही थी। मैं आज ही तुम्हारा ये घर छोड़ रही हूँ। अपने बैंक की चेकबुक भी छोड़े जा रही हूँ। उसमें जो पैसे हों उन्हें इतने दिनों का किराया समझकर रख लेना। दीप्ति, तुम कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। अरुणेश के चेहरे पर हल्की सी झल्लाहट उभरी, किंतु अगले पल अपने स्वर को भरसक मृदु बनाते हुए बोला, तुमने ही तो कहा था कि सिलेक्शन चाहे मेरा हो या तुम्हारा तुम्हें उतनी ही खुशी होगी। अब मेरा सिलेक्शन हो गया है तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात? तुम्हारा सिलेक्शन हुआ होता तो मैं इस घर को खुशियों से सजा देती, लेकिन तुमने तो दूसरों का हक छीना है। अब इस छत के नीचे मेरा रह पाना संभव नहीं है, दीप्ति ने फैसला सुनाया। अरुणेश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीप्ति उसी दिन उसके घर से चली आई। कुछ दोस्तों से पता चला कि लखनऊ के एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट खाली है। उसने वहाँ आवेदन भेज दिया और चयन होने पर लखनऊ चली आई। अगले ही साल उसने बैंक से लोन लेकर ये मकान खरीद लिया था। धीरे धीरे 4 साल कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। वो दिन भर कॉलेज में व्यस्त रहती थी, लेकिन घर आते ही अकेलापन काटने लगता था। ऐसे में सावित्री का साथ तपते हुए मरुस्थल पर बारिश की बूंदों सा कुछ राहत देता था। सावित्री 4 साल पहले उसके घर काम करने आई तो जैसे उससे नाता ही जुड़ गया। दीप्ति के खाने पीने से लेकर कपड़े उठाने रखने तक की जिम्मेदारी उसने उठा ली थी। सावित्री जितनी अच्छी थी उसका जीवन उतना ही दुखों से भरा था। वही पुरानी कहानी, पति मंगलू शराबी और जुआरी, खुद तो निठल्ला बैठा रहता, ऊपर से सावित्री की कमाई भी मारपीट कर छीन लेता और जुआ दारू में उड़ा देता। दीप्ति ने जाने कितनी बार समझाया था कि क्यों ऐसे निकम्मे आदमी के संग अपनी ज़िंदगी खराब कर रही है, मगर सावित्री पर कोई असर ही नहीं पड़ता था। रोज़ पिटती, रोज़ रोती, जी भर कोसती, मगर फिर उस शराबी के लिए रोटी सेकती। कभी कभार दीप्ति के समझाने पर अगर वो पैसे देने से मना कर देती तो वो जालिम 5 साल की बच्ची पर जुल्म ढाने लगता। बच्ची की चीख के आगे माँ के सारे संकल्प रेत के किले की तरह ढह जाते। कल शाम रोती बिलखती सावित्री 2000 रुपये एडवांस मांगने आई थी। कारण सुन दीप्ति सन्न रह गई थी। शराब के नशे में चूर मंगलू अपने साथ 2 आदमियों को घर लेकर आया था। वो सावित्री से धंधा करवाना चाहता था।
मना करने पर उसने मारपीट कर सावित्री को उन आदमियों के संग कोठरी में बंद कर दिया था। वो तो भला हो पड़ोसियों का जिन्होंने सावित्री की चीखें सुन पुलिस को बुला लिया था। पुलिस उन आदमियों के साथ मंगलू को भी पकड़ ले गई थी और अब सावित्री उसे छुड़वाने के लिए 2000 रुपये एडवांस लेने आई थी। दीप्ति ने बहुत कहा कि कुछ दिनों तक उसे जेल की चक्कियां पीसने दो, मगर सावित्री पैरों पर गिर गई, तब उसे 2000 रुपये देने ही पड़े। हाँ, सावित्री कल वही साड़ी पहने हुए थी जो उसने दी थी, और वैसी ही साड़ी की गठरी आज उसके गेट के बाहर पड़ी हुई थी। सावित्री साड़ी, गठरी सब गड्ढमड्ढ होने लगा। वो सोचकर दीप्ति उठी और खिड़की के करीब आकर बाहर झाँका। रोशनी अब तक तेज हो गई थी। उसने साफ देखा कि वो गठरी नहीं, सावित्री ही थी जो उसकी दी हुई साड़ी पहने गठरी सी गुड़मुड़ाई उसके गेट के बाहर पड़ी हुई थी। दीप्ति दौड़ती हुई बाहर आई और सावित्री को झंझोड़ते हुए चीख पड़ी, सावित्री, सावित्री, क्या हुआ है तुम्हें? सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अचेत थी। आसपास सन्नाटा बिखरा हुआ था। किसी तरह घसीट कर दीप्ति उसे भीतर लाई। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसने कराहते हुए आंखें खोली। दीप्ति ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। चंद घूंट पानी पीने से कुछ राहत मिली। उसने दीप्ति की ओर देखा, फिर उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। सावित्री, सावित्री, बताओ तो क्या हो गया तुम्हें? घबराई दीप्ति ने उसके सिर को अपनी गोद में रखते हुए उसके बालों में हाथ फेरा। बीबी जी, वो दरोगा। सावित्री ने सिसकी भरी। क्या किया दरोगा ने? किसी अज्ञात आशंका से दीप्ति का कलेजा कांप उठा। वो 2000 रुपये में नहीं मान रहा था। मुझे अकेला देख उसने दबोच लिया और बोला, अगर मंगलू को छुड़वाना है तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। मंगलू की खातिर मजबूरन मैं मान गई, मगर बीबी जी, दरोगा ने धोखा दिया। पहले वो, फिर सिपाही, पूरा थाना, कुल 8 आदमी थे। चला नहीं जा रहा था, इसलिए आपके गेट के आगे। इसके आगे के शब्द सावित्री की सिसकियों में खो गए। बेवकूफ़, बदजात, ये क्या किया तूने? न चाहते हुए भी दीप्ति के मुंह से अपशब्द निकल ही गए। और कोई उपाय ना था। बिना रिश्वत के पुलिस मानती नहीं। अमीर आदमी तो धन दे देता है, लेकिन गरीब के पास तन के सिवा और कोई सहारा नहीं होता। सावित्री के होंठ फड़फड़ाए। जिस तन को तू बचाना चाहती थी, उस कमीने की खातिर तूने उसी तन को बेच दिया। बोल, ऐसा क्यों किया? ये कैसा नाता है तेरा उससे? क्या देता वो तुझको जो उसके लिए अपनी जान देने में जुटी है? दीप्ति हिस्टीरियाई अंदाज में सावित्री को झंझोड़ते हुए चीख पड़ी। छत। सावित्री के सूखे होंठ थरथराए। कैसी छत? दीप्ति ने पूछा। आप नहीं समझोगी बीबी जी, क्योंकि आपके पास सिर छुपाने को अपनी छत है। सावित्री के होंठों पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। कहाँ जाऊंगी मैं? मैके? मगर वहाँ भी हड्डियाँ गलानी होंगी, दूसरों के घर झूठे बर्तन मांजने होंगे, तब जाकर 2 जून की रोटी मिल पाएगी। अकेली रहूं तो अकेली औरत को नोचने चारों तरफ गिद्ध मौजूद हैं। मेरा पति चाहे जैसा भी हो, कम से कम उसके पास एक छत तो है मेरे लिए। सावित्री के होंठों से निकले शब्द पिघले शीशे की भांति दीप्ति के कानों में दहकने लगे। छत? 2 अक्षरों से बने इस शब्द की एक ऐसी विभीषिका है जो सती सावित्री से स्त्री को भी इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर देती है। बीबी जी, अब तो पुलिस मेरे मंगलू को छोड़ देगी ना? उसे मारे पीटेगी तो नहीं? तभी सावित्री के कराहते हुए होंठ हिले। उसका सतीत्व अपने समर्पण की कीमत की थाह लेना चाह रहा था। छोड़ ही देगी। दीप्ति के मुंह से कराहसी निकली। एक बार मंगलू बाहर आ जाए, उसके बाद क्या? दीप्ति ने उसे घूरा। उसके बाद? सावित्री ने अपने कांपते हाथों से इधर उधर कुछ टटोला, फिर अचानक उठकर आंधी तूफान की तरह बाहर भाग ली। दीप्ति की आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ कि पल भर पहले सावित्री के जिस जिस्म में जान ही नहीं थी, वो इस तरह दौड़ सकता है। किसी अनहोनी की आशंका में वो भी सावित्री के पीछे पीछे भागी। बाहर गेट के पास सावित्री जमीन पर कुछ ढूंढ रही थी। अचानक वो उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। दीप्ति ने गौर से देखा। सावित्री ने अपनी मुट्ठी में उसके दिए हुए पुराने मोबाइल को मजबूती से थाम रखा था। शायद वो मोबाइल उसके बेसुध होने पर गेट के पास ज़मीन पर गिर गया था।
दीप्ति को बाहर आया देख सावित्री ने अपने हाथ को गुस्से से हवा में लहराया और दांत भींचते हुए बोली, बीबी जी बस एक बार मंगलू बाहर आ जाए उसके बाद क्या? दीप्ति ने अपना प्रश्न दोहराया। उसके बाद? सावित्री की आंखों में नफरत के चिन्ह उभर आए और वो दांत भींचते हुए बोली, मेरा नाम सावित्री है। अगर पति की रक्षा के लिए सती सावित्री यमराज से लड़ सकती है तो मैं भी पुलिस वालों से भिड़ सकती हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। तू करना क्या चाहती है? दीप्ति को उसकी पहली समझ में नहीं आ रही थी। सावित्री ने डबडबाई आंखों से दीप्ति की ओर देखा, फिर करीब आकर जोर से फपक पड़ी। बीबी जी, मैंने थाने की सारी बातें इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली हैं। एक बार मेरा मंगलू छूट जाए फिर आप इसे वायरस कर दीजिएगा। मैं सावित्री हूँ, अबला ही सही, मगर सती का नाम है मेरे पास और उसके नाम की लाज निभाना है मुझे। इसलिए जब तक उन कुकर्मियों को सज़ा नहीं मिल जाती मेरा जीना बेकार है। दीप्ति फटी फटी आंखों से सावित्री को देखे जा रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सावित्री जैसी असहाय और अबला ऐसी हिम्मत जुटा सकती है। उसकी आंखों में वो दृश्य तैर उठा जब सावित्री ने एक दिन जिद कर उससे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना सीखा था। कह रही थी कि अगर हाथ में तलवार है तो उसे चलाना भी आना चाहिए, कौन जाने कब जरूरत पड़ जाए। बीबी जी कर दीजिएगा ना इसे वायरस। तभी सावित्री ने सिसकी भरी। वायरस नहीं पगली, वायरल। दीप्ति के होंठ थरथराए। हाँ बीबी जी वही। सावित्री ने गहरी सिसकी भरी, फिर भर्राए स्वर में बोली, बताइए कर दीजिएगा ना उसे। दीप्ति के होठों को कोई स्वर नहीं मिले। भावनाओं के उफान ने उसके कंठ को अवरुद्ध कर दिया था। उसने बाहें बढ़ाकर उसके कांपते हुए शरीर को अपने आगोश में भर लिया। आज की सावित्री को न्याय दिलाना अब उसकी जिम्मेदारी थी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार संजीव जायसवाल जी की लिखी हुई कहानी आज की सावित्री। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए और साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।